हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ निर्मल पीजी कॉलेज। सो लास्ट क्लास में अपन ने कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम बताती है कि आपका जो भी सॉल्यूशन है, जैसे भी अपन एक इक्वेशन होगी जो आप पढ़ चुके हो लाप्लास इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे तो उसका ओनली एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद अपन देखेंगे क्लासिकल इमेज प्रॉब्लम या मिरर इमेज प्रॉब्लम या मिरर इमेज मेथड। क्या होता है कि कंडक्टर के सामने यदि एक इफ ए चार्ज इज प्लेस in front of a conductor, then what will happen for conductor, and we will discuss about that. Okay, so आपका जो टॉपिक है अभी का वो है आपका यूनिकनेस थ्योरम। क्या है आपका यूनिकनेस थ्योरम? ये क्या बताता है? पहले इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसको मैं आपको बताऊंगा। देयर विल बी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन for electric field that solution will be unique or can say universal. It will be okay. So that solution will be unique with condition electric potential must be a special function for all boundaries in a field, or can say electric field. Okay, so this is the statement for the uniqueness theorem. There will be only one and only one solution for Laplace equation in electric field. मीन्स कोई भी फील्ड हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर विल बी ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर लाप्लास इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सॉल्यूशन विल बी यूनिक। मीन्स इसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन जो पहले वाला अपना सॉल्यूशन है उसका क्या आ जाएगा, इक्वल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो कंडीशन है विद कंडीशन एग्जिस्ट करती है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी ए स्पेशल फंक्शन फॉर ऑल बाउंड्रीज इन फील्ड। जो फील्ड अपन ने लिया है वो क्या होना चाहिए कि सभी जितनी भी आपकी बाउंड्री है उन पर क्या होना चाहिए, एक स्पेशल फंक्शन होना चाहिए। मस्ट कंडीशन है ये, मस्ट कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होना चाहिए, आपका एक स्पेशल फंक्शन होना चाहिए। तो इसका प्रूफ क्या है, आपके एग्जाम में शायद आया हुआ ये एक दो बार। प्रूफ है
अपन जानते हैं कि एक लाप्लास, अच्छा यहाँ पे देखो बात की है लाप्लास इक्वेशन की। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। ओके, ये क्या है आपकी लाप्लास इक्वेशन। अगर रो अपन एप्सिलॉन 0 कर देता हूँ तो क्या बन जाएगी, ये आपकी पॉइजन इक्वेशन। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या है आपका 0। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 है। और ये देखना एक क्या है, डेल स्क्वायर एक्चुअली क्या है, डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 प्लस डेल 2 ओवर डेल z2 है, नहीं है। और यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है आपका ऑपरेटर है, जिसको डेल ऑपरेटर या इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। और एक्चुअली ये क्या है, एक आपका सेकंड ऑर्डर का ऑपरेटर है। ये क्या है आपका एक सेकंड ऑर्डर का ऑपरेटर है, टू 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 टाइम्स इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये इक्वेशन भी क्या होगी, एक आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब since this is the second order differential equation, then there will be two solution of that equation. इसके भी कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। सो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस। कौन कौन से, फाई 1, सपोज कर लो फाई 1 एंड फाई 2। सपोज कर लिया कि सिंस अपन जानते हैं वी नो डेट दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके 2 सॉल्यूशन एडजस्ट करेंगे। तो 2 सॉल्यूशन मैंने सपोज कर लिया, कौन कौन से हैं, फाई 1 एंड फाई 2। यहाँ फाई याद रखना, फाई क्या है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर में भी मैंने कौन सा लिया है, मैंने लिया है पोटेंशियल। क्या लिया है मैंने, पोटेंशियल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि आपको जो पोटेंशियल है यहाँ पूरी बुक में लगभग फाई के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर। तो फाई 1 एंड फाई 2 आ गए। और सपोज करना क्या कि ये अब क्या सपोज कर लिए सॉल्यूशन आ गए। तो अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो ये दोनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दीज सॉल्यूशन शुड बी सेटिस्फाई दिस लाप्लास इक्वेशन। बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई 1 इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर फाई 2 इक्वल टू 0। ये क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि अपन ने देख लिया कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 है, इसके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं फाई 1 एंड फाई 2। तो ऑब्वियसली फाई 1 भी इसको वो करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, और फाई 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2। 2 सॉल्यूशन आए हैं ना, फाई 1 एंड फाई 2। वी गॉट 2 सॉल्यूशंस। ओके। तो यहाँ पे तो क्या है, फाई 1 एंड फाई 2 2 सॉल्यूशन है। और मैंने क्या लिखा है कि डेट सॉल्यूशन विल बी यूनिक फॉर लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, यानी कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सपोज देयर इज and another solution of equation 1। ये सपोज कर लेना कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो सपोज देयर इज एन अनदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और विच इज फाई 3। कौन सा मान लिया, फाई 3। और वेयर फाई 3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सपोज कर रहे हैं अपन फाई 3 is a linear combination of फाई 1 and फाई 2। फाई 3 तो सॉल्यूशन है, वो माना मैंने, सपोज किया। और फाई 3 को क्या बोल दिया कि ये क्या होना चाहिए, फाई 1 एंड फाई 2 का, सपोज कर लो ये फाई 1 एंड फाई 2 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। डेट इज फाई 3 इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। अब लीनियर जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आपके इस प्रकार से हो सकते हैं, फाई 1 प्लस फाई 2,
1 माइनस 5 2 माइनस 5 1 और 5 2 प्लस 5 1, तो ये तो एक जैसे एडजस्ट हो गए। यहाँ देखना ऐसे लिख लो चाहे तो ऐसे लिख लो, एक ही बात है ये भी, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप ये पूछोगे कि ये क्यों नहीं लिखा है, तो देखना मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा कि 5 3 को इक्वल टू 0 प्रूफ करूँगा आगे, जब तो सॉल्यूशन आएगा 5 1 इक्वल टू 5 2। तो यहाँ पे 5 3 इक्वल टू 0 जब मैं प्रूफ करूँगा तो अगर मैं ये लेता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन तो क्या आ जाएगा 5 1 इक्वल टू माइनस 5 2। ये तो अपोजिट हो गए, यूनिक सॉल्यूशन तो अपने को मिला ही नहीं, तो फिर क्या चाहिए या तो ये या ये, तो मैंने ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो 5 3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 1 माइनस 5 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। और इफ 5 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 then this phi 3 also satisfies the equation number 1 है नहीं है। if this phi 3 is a solution of equation number 1 then this phi 3 should also satisfy equation number 1, तो क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर phi 3 इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डेल स्क्वायर 5 3 इक्वल टू डेल स्क्वायर 5 1 माइनस डेल स्क्वायर 5 2, एक ही बात है ये तो। अगर ये डेल स्क्वायर 5 3 है तो डेल स्क्वायर 5 1 माइनस डेल स्क्वायर 5 2। अब देखिए अपन जानते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है, एक फंक्शन है f(x) और अपने को क्या करना है इसका मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है। क्या करना है इसका मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करूँगा, पहले तो एक बार इसका क्या करूँगा मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा नहीं करूँगा, यानी कि डेल f(x), ऐसे लिख लो डेल f(x) अगर 1 डायमेंशन में लिखना है तो, या f'(x) ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक ही बात है। और क्या कर दूंगा उसको इक्वल टू 0 रख दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगी कि x की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी। अब मुझे नहीं पता है कि जो x का वैल्यू आया है यानी इसका जो सॉल्यूशन आया है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा d2f(x) ओवर dx2 करूँगा, यानी कि डेल स्क्वायर f(x) करूँगा। क्या करूँगा d2 ओवर df(x) और ये करूँगा d2f(x) ओवर dx2 इक्वल टू डेल स्क्वायर f(x). अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तब तो मुझे क्या मिलेगा मिनिमा, अगर वो लेस देन 0 आता है तो मुझे क्या मिलेगा मैक्सिमा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है। डेल स्क्वायर f(x) ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 मैक्सिमा, लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 मिनिमम, लेस देन 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियसली, तो क्या मिलेगा मुझे नल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे नल पॉइंट। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर 0 इक्वल टू हो जाएगा तो क्या मिलेगा नल पॉइंट। अब यहाँ देखना ये इक्वल टू क्या है आपकी 0, ये वाली, ये इक्वल टू क्या है आपका 0 है, डेल स्क्वायर 5 3 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या देगा ये, ना तो मैक्सिमा देगा और ना ही मिनिमा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमा मिनिमा कब मिलेगा जब उसका मान नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये तो इक्वल टू 0 है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। लेकिन अपन जानते हैं कि बाउंड्रीज पे जैसे आपका कोई कंडक्टर है तो अपन देखते हैं कि जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या होता है KQ/R होता है। इनफाइनाइट पे ये लगभग 0 हो जाता है और उसकी सरफेस पे ये KQ/R हो जाता है, और इसके इनसाइड में भी क्या होता है वो KQ/R
जो भी है अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग के क्यू आर अपॉन आर क्यू जो भी है वो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये के क्यू अपॉन 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर समथिंग ऐसे इसका सॉल्यूशन आता है पोटेंशियल का। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि मैक्सिमा से मिनिमा तक क्या कर रहा है, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि बाउंड्री पे देखना है। तो अगर कंडक्टर की बाउंड्री पे देखते हैं तो तब भी वैल्यू आ रही है के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से तो क्या आ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। उससे क्या होना चाहिए कि फाई 3 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। फाई 3 शुड बी इक्वल टू 0। उससे क्या आएगा, फाई 3 अगर 0 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर फाई 3 इक्वल टू 0 है तो क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 और फाई 1 इक्वल टू फाई 2। तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करके क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो दिस वाज योर यूनिकनेस थ्योरम। कभी कभी एग्जाम में आ जाती है भूले भटकते हुए, तो ऐसे छोड़ना मत, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपकी यूनिकनेस थ्योरम थी, स्टेटमेंट, और ये इसका प्रूफ था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो इससे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ सकते हैं शायद। IIT जेम वगैरह की अगर प्रिपरेशन करो कभी, किसी अगर फिजिक्स से करते हो तो फिर ये जो अभी टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के हिसाब से और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। तो देखिए, हाँ, तो अब है आपका टॉपिक मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं क्लासिकल इमेज प्रॉब्लम। इसका दूसरा नाम भी है, जैसे जेम के सिलेबस में जो इसका नाम है, नामकरण है, तो वो किसके हिसाब से है कि क्लासिकल इमेज प्रॉब्लम या क्लासिकल इमेज मेथड इस नाम से है। तो ये मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज है। तो क्या है कि आपके कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सपोज करना कोई सिस्टम है, वो क्या है, वो आपका सिमेट्रिक है। वो क्या है, आपका सिमेट्रिक है। एक सिस्टम गिवन है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम का, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जाती है, वो सॉल्व की जाती है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ये एक तरह से स्टेटमेंट बोल लो या कुछ भी बोल लो कि आपका अगर एक सिस्टम है जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लाइक जैसे अपन ये देख रहे हैं, तो इस जो एक्सिस है इसके अराउंड ये क्या है, सिमेट्रिक है। एक आप स्फीयर ले लो, स्फीयर इसके अराउंड देखते हैं तो सिमेट्रिक है। एक ये देख लो, अगर मैं इसके अराउंड देखता हूँ तो सिमेट्रिक नहीं है, इसके अराउंड देखता हूँ तो तब भी सिमेट्रिक नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि सिमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है वो क्या होती है, उसका जो सॉल्यूशन है या जो सॉल्व की जाती है, किससे की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम का यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ETC, ओके एटसेट्रा। तो फॉर मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, सपोज करना कि आपके पास एक सिस्टम है, क्या है, एक आपके पास सिस्टम है और इसका अपन देख रहे हैं क्लासिकल इमेज प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल में। तो सपोज करना एक आपका सिस्टम है जिसका वॉल्यूम कितना है, V है। जिसका कितना वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम सपोज कर लिया मैंने V है, और इसमें कोई चार्ज मान लिया कैपिटल Q। क्या मान लिया, सपोज कर लिया कोई चार्ज है आपका कैपिटल Q के इक्वल, ठीक है।
और यहाँ पे कैपिटल Q है, तो सपोज करना कि यहाँ पे एक आपका मिरर चार्ज है। यह भी मैं आपको बताऊंगा मिरर चार्ज का यहाँ पे क्या मतलब है, इसके सॉल्यूशन वगैरह होंगे। तो मिरर इमेज है, सॉरी मिरर चार्ज है, और जो कि मान लिया मैंने Q डैश। क्या मान लिया? Q डैश। तो एक सिस्टम है, वॉल्यूम बी में एक Q आपका चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और एक सपोज किया कि एक मिरर चार्ज है Q डैश। ओके, तो इस सिस्टम की बाउंड्रीज पे, इस सिस्टम की बाउंड्रीज पे क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, और इसका सॉल्यूशन भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसकी बाउंड्रीज पे दोनों के जो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या होगा? इस सिस्टम की बाउंड्री पे, इस सिस्टम की बाउंड्री पे इन दोनों के सॉल्यूशन क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, या इसकी बाउंड्री के सॉल्यूशंस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? जो सेटिस्फाई करेंगे मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन जो भी आएगा वो सेटिस्फाई करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो भी सॉल्यूशन का एग्जिस्ट वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये आपका इस हिसाब से अपने को करना है कि एक सिस्टम लेना है। ओके, एक सिस्टम लिया, सिस्टम से क्या होगा? एक मिरर चार्ज मैंने क्या करूँगा? इसको अजम्पशन मानूंगा, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे? अपन सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हुए एक तरह से। अब सपोज करना, अभी मिरर इमेज का मैंने मिरर चार्ज का आपको बता दिया कि इस प्रकार से अपन वो कर सकते हैं कि एक सिस्टम है तो कुछ है। तो सपोज करना ये आपका एक कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टर प्लेन है। ये क्या है? एक आपका कंडक्टर प्लेन है। ठीक है, और अपन जानते हैं क्या कि इसमें क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो क्या है कि यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? कोई चार्ज प्लेस कर देता हूँ। सपोज करना कोई कैपिटल Q चार्ज प्लेस कर दिया। ओके, तो कैपिटल Q चार्ज प्लेस करने पे क्या होगा कि यहाँ पे इसके बाउंड्रीज पे या इसके प्लेन पे या इसकी सरफेस पे, अंदर तो चार्ज वो करेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपन जानते हैं। रीसेट कर लेंगे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए। तो क्या होगा कि आपका कंडक्टिंग प्लेट है ये, और एक चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो उससे क्या होगा? इस कंडक्टर के प्लेन या सरफेस पे क्या आ जाएंगे? चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक कंडक्टिंग प्लेट है, उसके सामने, उसके इन फ्रंट में यदि मैं कोई एक चार्ज प्लेस कर दूं तो क्या होगा? कंडक्टिंग प्लेन पे क्या आ जाएगा? कोई चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर सपोज करना इंड्यूस जो चार्ज हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? Q डैश है। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम, उसका कोई भी सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो इस पे कोई भी जो सॉल्यूशन आएगा, अब निकालना अपन इसकी शायद विद द हेल्प ऑफ दिस अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन क्या आएगा? ये भी तो आ गया, अब एक चार्ज ये भी तो इंक्लूड हो गया, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो पोटेंशियल वगैरह वगैरह ETC। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी? इन दोनों चार्जों के कॉम्बिनेशन से जो भी आएगा उसका सॉल्यूशन आएगा। अब एक चार्ज केवल सॉल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? इन दोनों चार्जेस, ये आपका इंड्यूस चार्ज है और ये आपका क्या है? रियल चार्ज है। इसको बोलते हैं अपन रियल चार्ज,
इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड चार्ज। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंक्लूड होगा। ओके, और इफ क्यू डैश की जो भी नेचर है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो, इक्वल टू क्यू हो। समझ में आ रहा है? नेचर का मतलब है कि दोनों का जो डायरेक्शन है या पॉजिटिव नेगेटिवनेस है वो क्या हो, इक्वल हो, कि क्यू भी पॉजिटिव और क्यू डैश भी इक्वल। ठीक है, या कह सकते हैं कि वैल्यू सेम हो, एक तरह से बोल लो वैल्यू सेम हो। तो क्यू डैश की वैल्यू सेम है यानी नेचर का है, प्रॉपर नेचर का है, अप्रोप्रिएट नेचर का है, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, अप्रोप्रिएट है, लगभग लगभग क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट पे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, दोनों चार्जेज का इक्वल सॉल्यूशन आएगा। पहले तो क्या बोला अपन ने, कॉम्बिनेशन आएगा, चलो ठीक है, बात मान ली। अब मैंने बोल दिया कि Q की वजह से जो Q डैश चार्ज इंड्यूस हो रहा है, अगर उसकी जो नेचर है वो अप्रोप्रिएट है, उसका मैग्नीट्यूड अप्रोप्रिएट है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, उन दोनों के वैल्यू इक्वल आएंगे, Q की वजह से भी और Q डैश की वजह से भी। ड्यू टू Q एंड Q डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम एट पॉइंट P will be equal if the induced charge has an appropriate nature and an appropriate magnitude. Okay, तो यहाँ पे जो Q डैश है, if ऐसा होता है तो जो Q डैश है वो क्या होगा, Q का क्या कहलाएगा, क्या चार्ज, ये क्या होगा, इसका मिरर चार्ज होगा। Q डैश क्या हो जाएगा, Q का क्या होगा, मिरर चार्ज होगा। ठीक है, और अब अपन बोल देते हैं कि ये जो कंडक्टिंग प्लेन है, और यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग प्लेन से मैं यदि, और इस कंडक्टिंग प्लेन को क्या कर दूं, मैं ग्राउंडेड कर दूं, तो इसको बोलते हैं अपन ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया मैंने, ग्राउंडेड कर दिया, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर दिया, कोई चार्ज कैपिटल Q रख दिया। तो इस प्लेन से उतनी ही सेम डिस्टेंस पे एक चार्ज Q डैश, या बोल सकते हैं -Q चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इस पॉइंट पे जो भी सॉल्यूशन आएगा, मैंने बोला अप्रोप्रिएट नेचर और अप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, इस पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वैल्यू आएगी। अब आपसे जो सॉल्यूशन पूछेंगे कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो अपन, इसका डेरिवेशन है पूरा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्या है कि कंडक्टिंग प्लेन को यदि ग्राउंडेड कर दिया जाए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पे कैपिटल Q चार्ज रख दिया जाए, तो ये कंडक्टिंग प्लेन के अपोजिट साइड में, यानी पीछे की साइड, बैक साइड, रियर साइड में उतनी ही डिस्टेंस D पे एक -Q चार्ज इंड्यूस हो जाता है। -Q यहाँ पे मिरर चार्ज है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्या होंगे, वैल्यू दोनों कॉम्बिनेशन से आएंगे और इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।